हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। गाइस ये हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 1 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारतीयन पब्लिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे यार चैप्टर 5 द रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, प्रश्न और उत्तर। पार्ट नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो कैसे करने हैं गाइज? ओरली करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 3 इंडियन रूलर्स हु बिकेम द विक्टिम्स ऑफ ब्रिटिश एनेक्शन पॉलिसीज। ब्रिटिश के जो एनेक्शन पॉलिसीज थे उसके 3 इंडियन रूलर्स बताइए। 3 ऐसे इंडियन रूलर्स के नाम बताइए जो उसकी विक्टिम्स हुए थे, मतलब उसके शिकार हुए थे। आपको 3 इंडियन रूलर्स के नाम बताने हैं जो ब्रिटिश एनेक्शन पॉलिसीज के शिकार हुए थे, विक्टिम थे, उसके पीड़ित थे, उसके शिकार हुए थे। बेसिकली आप याद रख सकते हो ये एनेक्शन पॉलिसीज क्या थे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे उस समय? हर एक किंगडम को एनेक्स करने में लगे थे, मतलब हड़पने में लगे थे। वो क्या करते थे, उनके पास जाते थे, वो डिफीट करते थे, फिर उसको हड़प लेते थे। वही उनका एनेक्शन पॉलिसी था। तो उनके इस एनेक्शन पॉलिसीज में कौन से ऐसे 3 रूलर्स थे जो इसका शिकार बने थे, जो इसका विक्टिम बने थे? आपको उनके नाम बताने हैं। तो नाम क्या क्या है मेरे यार? देखिए, एक तो है रानी लक्ष्मीबाई, ये पहले इंडियन रूलर थे जो कि उसका क्या बने, शिकार बने थे। दूसरे हैं वाजिद अली शाह। नेक्स्ट वन इज नाना साहेब। रानी लक्ष्मीबाई, वाजिद अली शाह, नेक्स्ट नाना साहब। ये 3 ऐसे इंडियन रूलर्स हैं जो कि विक्टिम्स बने थे ब्रिटिश एनेक्शन पॉलिसीज की। क्लियर है आपको? ठीक है, क्लैरिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में चले, आ जाइए। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ब्रिटिश पॉलिसी दैट अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स इंडियंस। ऑर्थोडॉक्स बोले तो जो पुराने ख्याल के लोग हैं, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, पुराने ख्याल की मेंटालिटी में ओल्ड थॉट्स रखने, ट्रेडिशन वाले जो पुराने लोग हैं, ठीक है, पुराने ख्याल वाले, इतने मॉडर्न नहीं है, बहुत पुराने ख्याल रखने वाले, उन्हीं को ही ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। जो पुराने ख्याल वाले इंडियंस थे, कौन सी ऐसी ब्रिटिश पॉलिसी ने पुराने ख्याल इंडियंस को अलार्म्ड किया? आपको उस पॉलिसी का एग्जांपल देना है। आपको एक ऐसे ब्रिटिश पॉलिसीज का एग्जांपल देना है जिसने क्या किया, अलार्म्ड किया ऑर्थोडॉक्स इंडियंस। वो क्या था? देखिए, जो लीगलाइजेशन था ऑफ विडो रीमैरिज, जो विडो रीमैरिज था उसका लीगलाइजेशन होना, उसको प्रमोट करना, है कि नहीं, उसको प्रमोट करना, जिससे क्या हो सके जो वुमेन्स की कंडीशंस थी वो इम्प्रूव। देखिए, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, सती प्रथा जो था, अगर किसी के हस्बैंड्स, किसी वुमेन के हस्बैंड अगर की मृत्यु हो जाती थी तो कहा जाता था उसके पति के चिता के अंदर ही उस औरत को मरने के लिए। फिर उनको, क्योंकि उनको कहा जाता था कि दे आर इम्प्योर, वो अपवित्र हो गए, उनको ऐसे कहा जाता था। तो इसके लिए आपने बहुत सारे रिफॉर्मर्स की बात सुनी होगी। राजा राम मोहन राय उनमें से एक रिफॉर्मर है जिन्होंने इस कंडीशन को कहा कि ये सब बेकार चीज़ है, ये आपकी पुराने ख्याल की चीज़ है, नहीं, कोई इम्प्योर नहीं होते, किसी के जाने से कोई कैसा ही इम्प्योर हो सकता है कि नहीं? हर एक इंसान एक प्योर सोल होते हैं, हर एक इंसान के अंदर होता है। कैसे किसी के जाने से कोई इम्प्योर बन जाता है? आपके बोलने से क्या कोई इम्प्योर हो जाता है? नहीं। तो इस पुराने मेंटालिटी को बदलने के लिए बहुत से रिफॉर्मर्स आए थे। दयानंद सरस्वती जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बहुत सारे लोग थे। तो इसी में से एक ब्रिटिश पॉलिसी भी था जो कि बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाया था। उनमें से एक रिफॉर्म्स था जो लीगलाइजेशन कर देना विडो रीमैरिज को लीगलाइज्ड करना, जिससे क्या हो सके जो वुमेन्स की कंडीशंस है, उनकी जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी हो सके, थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके। उससे क्या हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने वाले विडो रीमैरिज को लीगलाइज्ड करने से क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो पुराने ख्याल के लोग थे, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, उनको भाई साहब शौक लगा, भाई यह क्या कर रहे हो। तो इसीलिए वहां पर उनको इस चीज़ ने अलार्म्ड कर दिया, उनको इस चीज़ ने चेतावनी दे दी, भाई साहब ये क्या हो रहा है कि नहीं, ये क्या हो रहा है। को कौन सा एक इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट का नाम ये लिखा है, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज, जिससे क्या हुआ, जो कंडीशन हो सके ह्यूमंस की इंप्रूव हो सकती है। तो इसी ने ही अलार्म्ड किया था ऑर्थोडॉक्स इंडियंस को। क्वेश्चन नंबर 3,
विच लैंग्वेज डिड इंग्लिश रिप्लेस एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज? पहले एक लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था उसको इंग्लिश ने रिप्लेस करके और खुद इंग्लिश क्या बन गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको उस लैंग्वेज का नाम बताना है जिसको इंग्लिश ने रिप्लेस करके ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। वो लैंग्वेज का नाम है पर्शियन। देखिए गाइस, जो पर्शियन लैंग्वेज था ये पहले ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था। जो पर्शियन लैंग्वेज था ये पहले ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था, बट इंग्लिश के आने से पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया आज ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया आज ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश के आने से पर्शियन लैंग्वेज को क्या कर दिया गया? सब रिप्लेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया आज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, याद रखिएगा, पर्शियन पहले ऑफिशियल लैंग्वेज था, इंग्लिश के आने से उसको रिप्लेस कर दिया गया और इंग्लिश क्या बन गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। नंबर 4, व्हाट कंपल्शन डिड द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इम्पोज ऑन द सिपॉय? कौन सी ऐसी चीज थी जो कि कंपल्सरी थी किसके ऊपर? सिपोयस के ऊपर, जो कि जनरल सर्विस ने एनलिस्टमेंट करते उनके ऊपर लागू कर दिया। वो क्या चीज थी? देखिए 1856 के दौरान द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट बाय लैंड एंड सी एक्ट क्या था? बाय लैंड एंड सी एक्ट मेड इट कंपल्सरी फॉर द सिपोयज टू ट्रैवल बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी और इंडियन फ्रंटियर। सिपोयज को ये कहा गया कि आप जो है ना, आप इंडियन के टेरिटरी के अंदर तो बहुत चीज़ कर रहे हो, बट आप अगर अब आपको इंडियन के टेरिटरी, इंडियन के जो फ्रंटियर है, जो बाउंड्री, उसके अपार जाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ, अगर हमारा इंडिया का ये मान लो ये वाला हिस्सा पानी वाला हिस्सा है, वाटर पार्ट्स, तो अगर कोई यहाँ पर गार्डिंग कर रहा है, गार्ड दे रहा है, तो इसको इसके आगे जाकर यहाँ पर भी गार्ड देना पड़ेगा। मतलब को आपको इंडियन टेरिटरी, इंडियन फ्रंटियर से बियॉन्ड जाके ट्रैवल करके वहां पर आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तो वही कहा जा रहा है कि ये कंपलसरी बना दिया गया है कि सिपोइस के लिए कि आपको इंडियन फ्रंटियर, इंडियन टेरिटरी, इंडियन बाउंड्री के अपार जाना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड जाकर आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी सेवा प्रदान करनी पड़ेगी, आपकी सर्विस देनी पड़ेगी। मतलब आपको अपनी जनरल सर्विस को थोड़ा सा अपने जो आपकी जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट बाय लैंड एंड लैंड एंड सी एक्ट है, उससे क्या हुआ? आपको सिपोइस को ये कंपलसरी कर दिया गया कि आप जाके आप अपने टेरिटरी से, आप भारत के टेरिटरी से, आप भारत की बाउंड्री से अपार जाके क्या करेंगे? उसके बियॉन्ड ट्रैवल करेंगे और वहां पर अपना सर्विस और क्या देंगे? गार्ड करेंगे, उस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इस क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज मौलवी अहमदुल्ला शाह's रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? मौलवी अहमदुल्ला शाह का क्या रोल था द रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। हाउ डिड द ब्रिटिश रिवार्ड द इंडियन प्रिजनर फॉर शोइंग लॉयल्टी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? जो इंडियन प्रिजनर थे, ब्रिटिशर ने कहा कि अगर आप हमसे लॉयल रहोगे, हमसे हमारे साथ मिल जाओगे और लॉयल्टी का प्रदर्शन करोगे, तो आपको क्या रिवार्ड मिलेगा? आपको क्या क्या मिलेगा? आपको क्या पुरस्कार मिलेगा? क्या रिवार्ड मिलेगा 1857 के रिवोल्ट के अंदर? तो क्या उन जो कैदी थे, जो प्रिजनर थे, उनको क्या ब्रिटिशर्स ने क्या रिवार्ड दिया? उनके लॉयल्टी का प्रदर्शन करने के लिए, अपने लॉयल्टी का प्रदर्शन करने के लिए ब्रिटिशर ने उनको क्या चीज़ दी भाई साहब? क्या रिवार्ड दिया? क्या प्राइजेस थे? देखिए, जब प्रोक्लेमेशन डिसकंटिन्यूड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये जो कंडीशन था, इसको बंद कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसीज था ब्रिटिश के लिए, इसके अंदर एक प्रोक्लेमेशन लाया गया, जिससे क्या हुआ? ये जो पूरा का पूरा जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्यों? एक प्रोक्लेमेशन लाया गया, एक अमेंडमेंट लाई गई उस टाइप, तो उससे क्या हुआ? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया, अब ये आगे लागू नहीं होगा। एंड प्रॉमिस नॉट टू एनेक्स एनी मोर टेरिटोरी, मतलब जितने टेरिटोरीज को, जितने साम्राज्य को ब्रिटिशर ने हड़प लिया था, अब उससे आगे वो क्या नहीं करेंगे, और उससे आगे जितने भी राज्य हैं उनको अपने काम को खुद करने देंगे और बाकी के टेरिटोरी पर कब्जा नहीं करेंगे। मतलब कि वो एनेक्सेशन पॉलिसी को भी डिसकंटिन्यू करेंगे। जितना उन्होंने एनेक्स कर दिया, जितने किंगडम को उन्होंने एनेक्स कर दिया, अब आगे वो
और किंगडम्स को एनेक्स नहीं करने वाला है। तो ये 2 रिवॉर्ड उन्होंने दिया था इंडियन प्रिजनर को अपने लॉयल्टी को दिखाने के लिए, आप कितने लॉयल हो उसका प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ये छूट दिया। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, दूसरी बात कि वो बाकी के टेरिटोरीज को अब नहीं हड़पेंगे और ना ही अनेक्स करेंगे। क्लियर है? तो गाइज हमने यहाँ तक पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी, यहाँ पर आपको प्रश्न के उत्तर 20 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 1 गिव्स 2 एग्जाम्पल ऑफ द रिवोल्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिसकंटेंट लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स के द्वारा 2 रिवोल्ट्स जो ऑर्गेनाइज किए थे उसके एग्जाम्पल दीजिए। द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज angered many chiefs and landlords by robbing them their power and privilege। देखिए, एक रिवोल्ट क्यों हुआ था? रिवोल्ट वाई लैंडलॉर्ड स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग रिवोल्ट्स टुवर्ड्स ब्रिटिशर के अगेंस्ट जाकर लैंडलॉर्ड्स ने क्यों ऑर्गेनाइज किया था रिवोल्ट को? देखिए, ब्रिटिशर के लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के कारण क्या हुआ, बहुत सारे जो चीफ्स थे, ट्राइबल चीफ्स हो गए या फिर किसी भी किंगडम के जो चीफ हो गए उनके, या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनको आया बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा आया गुस्सा। क्यों इनको गुस्सा? इसीलिए आया क्योंकि जो ब्रिटिशर के जो पॉलिसीज था इसके कारण क्या हुआ, इससे इन चीफ्स से और इन लैंडलॉर्ड से इनकी जो पूरी की पूरी ताकत थी, जो पावर था इनके पास, और इनके पास जो प्रिविलेज था, ये उनसे छूट गया, उनसे दूर चला गया, कहीं खो गया भाई साहब। तो ये पहला एग्जाम्पल है। इसीलिए लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया था, रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया था। पहला कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटिशर के लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के कारण लैंडलॉर्ड से और चीफ्स से उनका पावर और उनका प्रिविलेज को दूर ले गया गया था, जिससे क्या हुआ, जिससे उनसे चोरी कर ली गई थी उनके पावर को, उनके प्रिविलेज को, जिससे क्या उनको आया बहुत सारा गुस्सा। तो इसलिए उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया, रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिशर। दूसरा, सॉम लैंडलॉर्ड्स दोज ऑफ तिरुनेलवेली, अलीगढ़ एंड ट्रावनकोर ऑर्गेनाइज्ड लोकलाइज्ड रिवोल्ट बिफोर 1857। कुछ लैंडलॉर्ड्स थे जो तिरुनेलवेली से या फिर अलीगढ़ से या फिर ट्रावनकोर से, इन्होंने बहुत सारे लोकलाइज्ड रिवोल्ट्स, लोकल लेवल में रिवोल्ट्स ऑर्गेनाइज्ड किए थे बिफोर 1857 से पहले। ठीक है, क्योंकि यार उनके साथ ही तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही है ना, इसीलिए क्या होती है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नेम द रूलर्स हु वाज डिपोज्ड व्हेन द ब्रिटिश एनेक्स्ड अवध। अवध को एनेक्स करते समय कौन से रूलर्स थे जो कि डिपोज्ड हो गए थे, है कि नहीं? उनके नाम बताइए। आपको यार उस रूलर का नाम बताना है जिसको ब्रिटिश ने जब अवध हड़प लिया था, जैसे ही ब्रिटिशर ने अवध को हड़प लिया था, उस समय कौन से रूलर को उसके पोजीशन से, उसके पद से निकाल दिया गया, उसका ले ऑफ हो गया उसके पोजीशन से, उसको डिपोज कर दिया। कौन से वो रूलर का नाम क्या था? देखिए, उस रूलर का नाम वाजिद अली शाह, जो कि रूलर थे अवध के। जैसे ही ब्रिटिशर ने अटैक किया और डिफीट कर दिया अवध के हर एक लोगों और अवध को हड़प लिया, तो उस समय वाजिद अली शाह को अपने पोजीशन से हाथ धोना पड़ा। उनको उनके पोजीशन से क्या कर दिया गया, डिपोज कर दिया गया था, क्योंकि उनको उनके पोजीशन से निकाल दिया गया था जैसे ही ब्रिटिशर ने अवध के ऊपर एनेक्सेशन पॉलिसी लगा दिया था। उसको ऐसे ही उन्होंने क्या कर दिया था, अवध को एनेक्स्ड कर दिया था, जैसे उन्होंने उसको क्या कर दिया था, हड़प लिया था। मतलब जैसे ही ब्रिटिशर ने अवध पर कब्जा किया वैसे ही उन्होंने उनके जो रूलर थे अवध के, वाजिद अली शाह, उसको डिपोज कर दिया गया, उसको उसकी पोजीशन से निकाल दिया गया। डिपोज करके, निकाल के, एंड एक्सील्ड, उसको क्या कर दिया गया, एक्सील्ड कर दिया गया था। कहाँ? कलकत्ता के अंदर। उसको अपने जगह अवध से निकाल कर किसी एक और जगह उसको प्रस्थान कर दिया गया था। उसको अवध से निकाल कर एक्सील्ड कर दिया गया था, उसको एक और जगह, किसी एक और जगह उसको शिफ्ट कर दिया गया था। उसको अवध से उसको कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया था जैसे ही ब्रिटिशर ने एनेक्स्ड किया अवध पर, मतलब ब्रिटिशर ने अवध पर कब्जा कर दिया अपना। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम ऑफ द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के कुछ लीडर्स के नाम बताइए। ये रहे कुछ लीडर्स के नाम। सम ऑफ द लीडर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट्स आर नाना साहेब कानपुर के, बेगम हजरत महल लखनऊ के, कुंवर सिंह बिहार के, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, तांतिया टोपे ग्वालियर। ये कुछ कौन है? ये कुछ लीडर्स है जो कि 1857 रिवोल्ट के थे। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ पॉसिबल रीजन व्हाई मेनी एजुकेटेड इंडियंस डिड नॉट जॉइन द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको एक ऐसा रीज़न बताना है, एक पॉसिबल रीज़न बताना है, एक पॉसिबल कारण बताना है जिससे कि बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस जो थे वो क्यों रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्यों ज्वाइन नहीं किए। आपको एक कारण बताना है इसका, क्यों नहीं किए बताइएगा। देखिए बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने रिवोल्ट को कभी ज्वाइन ही नहीं किया। क्योंकि किस रिवोल्ट को? 1857 के रिवोल्ट को। बिकॉज वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस प्रोबेबली regarded the British rule as a necessity for Indians modernization। देखिए बहुत सारे एजुकेटेड लोगों ने इसीलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो सबको लगता था, वो सभी वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ के आए थे, मतलब बाहर के देश से पढ़ के आए थे, वेस्टर्न एजुकेशन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उनको लगता था कि उनको ये प्रोबेबली उनको ये उनकी सोच ये थी कि उनकी मेंटालिटी यही थी कि उनको लगता था अगर ब्रिटिशर्स इंडियन के ऊपर रूल कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? इंडियन मॉडर्नाइज हो रहा है, इससे इंडियन एक मॉडर्न सेंचुरी की तरह, एक मॉडर्न युग की तरफ बढ़ रहा है, मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने रिवोल्ट का, उन्होंने कभी ब्रिटिशर को इसीलिए अपोज ही नहीं किया, उन्होंने ब्रिटिशर को किसी लिए अपोज ही नहीं किया और इसलिए उन्होंने रिवोल्ट को कभी ज्वाइन ही नहीं किया। उनको लगता था कि हम वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़े आए हैं और ब्रिटिशर अगर यहाँ पर अगर हमारे ऊपर अनेक्सेशन पॉलिसी लगा रहे हैं, हमें कुछ कर रहे हैं, हमें ये मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, हमें मॉडर्नाइजेशन दे रहे हैं, हमें मॉडर्न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मॉडर्न बना रहे हैं। इसलिए उनको ये उनकी ये सोच थी, उनकी इसी सोच के कारण उन्होंने कभी रिवोल्ट ऑफ 1857 को ज्वाइन ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल चेंज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए जो पहला जो पोस्ट हुआ करता था एक गवर्नर जनरल की, वो कैसे उसको बदलाव किया गया, उसको कैसे चेंज कर दिया गया जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद जो गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडर द कंपनी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम नोन एज द वाइसरॉय। देखिए पहले जो पोस्ट गवर्नर जनरल की थी उसको कंपनी के अंदर चेंज करके वाइसरॉय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वाइसरॉय। पहले जो पोस्ट गवर्नर जनरल की थी उसको ही वाइसरॉय कर दिया गया। अंडर द कंपनी बिकेम नोन एज वाइसरॉय। और जो कि आंसरेबल टू द क्राउन थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये जो वाइस रॉय था ये किसको उत्तर देगा कि वो क्या कर रहा है, किसको अपना हर एक डिटेल बताएगा, वो बताएगा किसको? क्राउन को बताएगा, उनके लीडर को बताएगा। और जो किसके थ्रू बताएगा? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के द्वारा वो बताएगा, के थ्रू ये वाइस रॉय क्राउन को रिपोर्ट करेगा, क्राउन को हर एक चीज बताएगा। ठीक है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट सी, जहां पर आपको क्या करना है 40 वर्ड से ज़्यादा में आंसर नहीं बताना है। ठीक है, मतलब आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर करना जितने वर्ड्स हैं 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सक्रेड नहीं करना चाहिए मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 1 सी में कितने क्वेश्चन है आपके? कितने हैं भाई साहब? 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सी पार्ट 1, वट वेर द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट 1857। क्या क्या पॉलिटिकल रीजन से, क्या भाई साहब राजनीतिक कारण थे 1857 के रिवोल्ट के? देखिए यार बहुत सारे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यूज पॉलिसीज ने क्या किया था, बहुत सारे चीफ्स को और लैंडलॉर्ड्स को
उनके अधिकार से, उनके पावर से, उनके सत्ता से, उनके प्रिविलेज से दूर कर दिया था। इसीलिए सभी चीफ्स और लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। तो इसीलिए क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। दूसरा रीज़न, द ब्रिटिश एनेक्स्ड, देखिए ब्रिटिश ने एनेक्स्ड किया था, मतलब कब्जा कर लिया था बहुत सारे टेरिटोरीज के ऊपर ऑन दी बेसिस ऑफ सब्सिडरी एलियंस। उन्होंने सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी के बेसिस पर और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के बेसिस पर उन्होंने क्या किया था मेरे यार, उन्होंने बहुत सारे टेरिटोरीज को एनेक्स्ड कर दिया था, बहुत सारे पॉलिसीज को अपने अंदर हड़प लिया था या फिर उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था सब्सिडरी एलियंस का यूज़ करके और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज़ करके। देखिए पहली बात तो ये थी, जो ब्रिटिशर्स थे, कौन थे भाई साहब, जो ब्रिटिशर्स थे वो हर एक टेरिटोरीज को, जितने भी टेरिटोरीज के उसको उसके ऊपर कब्जा कर रहे थे, फिर से उसके ऊपर एनेक्स्ड कर रहे थे सब्सिडियरी एलियंस के बेसिस पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पर, और वो टेरिटोरीज के जो रूलर्स थे, उन टेरिटोरीज के जो रूलर्स थे, उन रूलर्स के टाइटल्स को, उनके पेंशन्स को डिसकंटिन्यू करके वो क्या कर रहे थे, वो हर एक टेरिटोरीज को जितने भी उनके इरादे के अंदर है उनको वो कब्जा कर रहे थे, उनको हड़प रहे थे, उनको एनेक्स्ड कर रहे थे मेरे यार। पॉइंट 3, द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नमेंट। देखिए उन्होंने वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया गया था, उनको अपने पोजीशन से निकाल दिया गया था, उसके सत्ता से उसको निकाल दिया गया था। जैसे ब्रिटिशर ने कब्जा किया था अवध के ऊपर, उसको एक्सील्ड कर दिया गया था, उसको निकाल क्या कर देता, उसको अपने ही जगह से किसी एक और जगह शिफ्ट कर दिया था। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, कोलकाता के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट 4, द डिसेंडेंट्स ऑफ द मुगल एम्परर बहादुर अली शाह। भाई द डिसेंडेंट्स थे मुगल एम्परर के बहादुर अली शाह, उसको भी यार किसी जेल में भेज दिया गया था, ठीक है, बुरमा के किसी जेल के अंदर। अब बात करते हैं ये जो अवध एनेक्स्ड हुआ था, व्हाट वाज अवध एनेक्स्ड, व्हाई वाज हिज लुक्ड अपॉन एज ए एक्ट ऑफ बेट्रेयल, व्हाई वाज हिज लुक्ड अपॉन एज ए एक्ट ऑफ बेट्रेयल। इसको एक धोखे की नज़र से, बेट्रेयल का मतलब क्या होता है गाइस, बेट्रेयल का मतलब होता है धोखे की नज़र। इसको जो ब्रिटिशर्स का जो एनेक्स्ड किया गया था अवध को, उन्होंने ब्रिटिशर ने जैसे ही कब्जा किया था अवध के ऊपर, इसको एक धोखे की नज़र से क्यों देखा जाता है। देखिए अवध को यार, ये मिस गवर्नमेंट है भाई साहब, ये मिस गवर्नमेंट है, ये मिस गवर्नमेंट, इसका स्पेलिंग वगैरह करेक्ट कर दो यहाँ पर, मिस गवर्नमेंट मतलब सरकार अच्छे से चल नहीं पा रही थी। मिस गवर्नमेंट मतलब सरकार ही अच्छे से चल नहीं पा रही थी, सरकार ही अपने किंगडम को चला नहीं पा रही थी, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ऑकर कर रही थी इसीलिए। देखिए अवध को एनेक्स्ड किया गया था ब्रिटिशर के द्वारा तब जब वाजिद अली शाह की जो सरकार थी वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी, वो मिस गवर्नमेंट कर रही थी, मतलब वो सरकार को चला नहीं पा रही थी, वो सरकार को चला नहीं पा रही थी। जब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही थी वाजिद अली शाह और उनकी जनता के बीच में, उसी समय इस टेंशन को देख के, इस टेंशन को, इस तनाव को देखकर ही ब्रिटिशर क्या उठाया, मौके का फ़ायदा उठाया भाई साहब, और उन्होंने हमला बोल दिया अवध की ओर, जिसके कारण उनके ना लोग रेडी थे, ना ही उनका जो लीडर वाजिद अली शाह वो रेडी था। तो इसीलिए कहा था कि ये एक धोखे की नज़र से यहाँ पर क्या गया था, मतलब जब ऐसे कि हम कहते हैं ना भाई, दो व्यक्ति अगर लड़ाई लग रहे हैं तो तीसरा फायदा उठाते, तो वही चीज़ यहाँ हुआ। यहाँ पर जनता और उनकी लीडर के बीच में क्या रहा, टेंशन था। तो इस टेंशन को, इस गैप को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिशर ने क्या किया, हमला बोल दिया, जिसके कारण ये जो जनता थे और ये जो लीडर था ये रेडी दोनों नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ, मिसमैच हो गया, मिस गवर्नमेंट चल रहा था, इसके कारण ब्रिटिशर ने यहाँ फ़ायदा उठा दिया, उन्होंने अवध को चुटकियों में क्या कर दिया, चुटकियों में कब्जा कर लिया। द रूलर, जिससे क्या हुआ, जैसे उन्होंने कब्जा कर लिया, वाजिद अली शाह जो रूलर थे, जो वहाँ साम्राज्य के जो राजा थे, उनको क्या किया गया, डिपोज्ड कर दिया गया, मतलब उनको उनके पोजीशन से निकाल दिया गया और उनको अवध से शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता के अंदर, कलकत्ता के अंदर। इसको एक धोखे की नज़र से, एक धोखे के कार्य से इसलिए देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिंस ही आर ऑलवेज बिन लॉयल टू ब्रिटिश, जो वाजिद अली शाह थे ये हमेशा ब्रिटिशर से लॉयल थे, अपने लॉयल्टी का टैग इन्होंने पहना था, ब्रिटिशर के जो लॉयल्टी का टैग था उसको वाजिद अली शाह ने पहना था, और भाई ब्रिटिशर ने उनको धोखा दे दिया, और ब्रिटिशर को भाई वाजिद अली शाह लॉयल थे उनके ऊपर ब्रिटिशर से,
और उनका सम्मान भी करते थे। बहुत सारे कार्य के अंदर उन्होंने ब्रिटिशर का सम्मान भी किया। उसके बावजूद भी ब्रिटिशर ने उनके ही राज्यों को पहले हड़प लिया बहुत आसानी से, इसीलिए उसको एक धोखे की नज़र से इसलिए देखा जाता है। वाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल? भाई जो रिवोल्ट था 1857 में फेल क्यों हुआ, क्या कारण थे? जो रिवोल्ट था इसीलिए फेल हुआ कुछ फॉलोइंग रीजन के कारण, निम्नलिखित कारण के कारण ही फेल हुआ। क्या है भाई? देखो, जो पहला कारण है, देखिए यार, ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट था इंग्लैंड के अंदर। मतलब ब्रिटिशर को जो पावर दी जाती थी वो, देखिए ब्रिटिशर इंग्लैंड के लोग थे, तो इंग्लैंड के अंदर उनका एक स्ट्रॉन्ग सरकार थी। वही सरकार जो थी इनको प्रमोट कर रही थी, अब जाओ बाहर के टेरिटोरीज में क्या करो, अनेक्सेशन पॉलिसी लगाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाओ, सब्सिडरी अलायंस लगाओ। तो उनका एक सपोर्ट था जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का था, मतलब ब्रिटिशर के पास एक सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग सरकार की, जो उनको क्या कर रही थी, एंकरेज कर रही थी कि आप जाओ बाकी के टेरिटोरीज को एनेक्स करो, कब्जा करो उनके ऊपर, वहां पर अपना साम्राज्य बना, अपने कॉलोनीज बना, उनको कोई एक एनकरेज कर रहा था। ठीक है। बिसाइड्स देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इन इंडिया वेर वेल कनेक्टेड टू बाय रेलवेज। उनके जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, उनके जितने भी सारे प्रशासनिक जितने भी उनके कार्यालय थे, जितने भी सेंटर्स थे, जितने वर्क एरियाज थे, वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे रेलवेज के थ्रू। रेलवेज के बहुत ज़्यादा प्यास था। अगर ऑफिस अगर रेलवे से कनेक्टेड थे, मतलब उनके पास वेल कनेक्ट, हम जैसे कहते हैं ना आजकल हम क्या बना ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बना रहे हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि यार गाइस, कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन घर निकलते ही हमारे पास रोड कनेक्टेड है। हम देखिए आजकल हम कहते हैं ना, हम जहाँ रहते हैं वहीं मेट्रो भी है, वहीं रेलवे स्टेशन भी है, वहीं रोड्स भी है, भाई बढ़िया चीज़ है। तो उसी प्रकार तो उनके जो ऑफिस थे, तो प्रशासनिक जो कार्यालय थे, जितने भी उनके वर्क एरियाज थे, वो सभी रेलवेज के थ्रू करने थे। वो एक जगह से दो जगह वो इजीली ट्रांसफर कर सकते थे, वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह बढ़िया से वो जा सकते थे। उनके रोड्स के थ्रू वेल कनेक्टेड थे। वो टेलीग्राफ लाइंस के थ्रू, जो फोन कॉल्स थे उनके थ्रू बढ़िया कनेक्टेड थे। कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया था, कनेक्टिविटी था, कनेक्टिविटी के कारण ही वो बहुत ज़्यादा फैल गए बहुत जल्दी। और इंडिया जब उनके पहले से क्या था, इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था। हर एक किंगडम से क्या नहीं था, कनेक्टेड नहीं था, और ना ही उनकी पड़ती थी। मतलब पंजाब के राजा का जम्मू कश्मीर के राजा के साथ नहीं पड़ रही है, जम्मू कश्मीर के राजा का तमिलनाडु के राजा के साथ नहीं पड़ रही है। तो उस समय जितने भी राज्य थे, जितने भी किंगडम्स थे, हर एक किंगडम का अलग अलग स्वतंत्र एरिया था। ऐसे कि आज हम पूरा इंडिया कहते हैं, पहले तो पूरा इंडिया नहीं हुआ करता था, वो अलग अलग इंडिया तो था, वैसे इंडिया तो था, भारत तो था, पर भारत के अंदर अलग अलग किंगडम्स थे और अलग अलग अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंस मानते थे। तो इसी लूप होल को देख के, इसी लूप को देख के ब्रिटिशर ने हमला बोल दिया था। ठीक है। और जैसे कि वो सभी लोग यूनाइट नहीं थे, एक साथ नहीं थे, एकता नहीं थी, इसीलिए तो ब्रिटिशर ने उनके ऊपर हमला कर दिया और वो तैयार नहीं हो पाए। और जब रियलाइजेशन की बात आई तो तब तो कुछ था ही नहीं, तब तो ब्रिटिशर फैल चुके थे। द ब्रिटिश ऑल्सो हैड एबल जनरल्स एंड सुपेरियर मिलिट्री टेक्निक्स। देखिए ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज़्यादा जनरल्स थे और बहुत ज़्यादा मिलिट्री टेक्निक था। उनके पास जो वर्कफोर्स था, जो मशीन्स थी, जो डिफेंस टेक्निक्स थी और जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे, वो सभी मॉडर्नाइज थे, वो सभी मॉडर्न थे। हमारे पास पुराने ख्याल के जैसे पुरानी चीज़ें थी, उनके पास नहीं थी, वो सभी मॉडर्न चीज़ें थी। ठीक है। उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें थी उस समय के हिसाब से, उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें थी, एडवांस टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते थे मिलिट्री के अंदर, तो उनको हराना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और जो इंडियन मिलिट्री टेक्निक्स था वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था, पुराने चीज़ों का वैसे आउटडेटेड था, अपडेट नहीं हुआ था अब तक। उस समय जैसे ही ब्रिटिशर आए थे, उस समय जो इंडिया का मिलिट्री टेक्निक था वो क्या था, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था, बहुत से पुरानी चीज़ों का यूज़ करते थे, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं बना था। द रेबल लीडर्स एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस एंड कोऑर्डिनेशन को लैक किया था, लैक्ड एक्सपीरियंस एंड कोऑर्डिनेशन आज दे फेल्ड टू कंसोलिडेट देयर गेन्स। देखिए यार क्या हुआ बेसिकली, जो उनके जितने भी यार लोकल लीडर्स थे, लोकल किंगडम्स थे, लोकल राजा थे, वह सभी लोग एक्सपीरियंस में लैक कर रहे थे, क्योंकि यार उनके पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो कोऑर्डिनेशन में लैक कर रहे थे, मतलब हर एक किंगडम के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रहा था, हर कोई अपने आप को अलग मान रहा था। तो
इकट्ठा ना रहने के कारण, साथ ना होने के कारण, कंसोलिडेट ना रहने के कारण ही ब्रिटिशर ने लूप को देखा, उनको पकड़ लिया। इसी से क्या वो इनके गेम्स को बहुत परेशानी हुई। ठीक है गाइज, मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 है सी का, गाइज इसको हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे और पूरे के पूरे डी पार्ट को ही हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर अपलोड होने में बहुत सारा समय लगेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 11 जो है आपका द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे। आज ने पार्ट 1 कर लिया, फिर हम पार्ट 2 करेंगे, फिर उसके बाद जाकर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है, तो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ लाइक करिएगा और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को बोले कि सब्सक्राइब करेंगे। तो यार इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।